उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे मौलाना बहुत भड़के हुए हैं और सियासत में भी गदर मचा हुआ है। जबकि दूसरे कलेश का केंद्र वो उपद्रवी हैं जो गुंडागर्दी और उत्पात से न सिर्फ पवित्र कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं बल्कि सच्चे कांवरियों की आस्था को ठेस भी पहुंचा रहे हैं। आज एक एक करके दोनों कुंजी खोलेंगे। पहले आपको यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलवाते हैं, जिन्होंने अपने मदरसों वाले एक विचार से मॉनसून में भी सियासी आग भड़का दी है, जिन्होंने पहले तो मदरसों का आतंकवाद वाला कनेक्शन बताया और अब भी उस पर कायम है। इस कलेश की जड़ में है बांग्लादेशी मूल की लेखिका तस्लीमा नसरीन का एक बयान, जिन्होंने हाल ही में कहा था कि बांग्लादेश के मदरसों में जिहादी तैयार किए जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया, मदरसा बांग्लादेश का हो या भारत का, सारे मदरसे आतंकी पैदा करने की फैक्ट्री हैं। इस बयान को सुनते ही बहुत से लोग भड़क गए, मौलानाओं का पारा चढ़ गया। जब आज इस पर केशव मौर्य से फिर सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर मदरसों की पूरी शिक्षा व्यवस्था को अपने अंदाज में डिकोड कर दिया। इसलिए पहले आपको केशव मौर्य के बयानों का ये सिलसिला सुनना चाहिए। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। मैंने इस पहले भी कहा है और आज भी इस बात को दोहरा रहा हूँ, ये मदरसी शिक्षा निश्चित तौर से जो भी प्राप्त करता है वो भारत माता की जय नहीं बोलता, वो वंदे मातरम गान नहीं करता और उसकी मानसिकता जैसे किसी आतंकवादी की होती है उस प्रकार की बन जाती है। ये कोई पहली बार है क्या? ये तो वास्तविक है, ये वास्तविकता है, सच्चाई है कि मदरसी शिक्षा निश्चित तौर से तमाम जितने भी बड़े से बड़े आतंकवादी चाहे भारत के अंदर हो आए हमले कराए हों, चाहे दुनिया के अंदर हमले कराए हों, वो मदरसी शिक्षा का ही परिणाम। अब यूपी के डिप्टी सीएम के इन सभी बयानों का सुविधा अनुसार विश्लेषण किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसे बीजेपी की हिंदू मुस्लिम वाली आग का अगला एक्सटेंशन बता रही है, तो राजनीति के कुछ जानकारों को इसमें 2027 के माहौल वाला एंगल दिखाई दे रहा है। इसे मदरसों पर सियासत के शोले निकल रहे हैं। एक न्यूज रील उस पर देखिए। कौन है ये? बात राजनीति से निकली है और अब मजहबी कलेश तक पहुंच गई है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर साधु संत वर्सेस मौलाना वाली वैचारिक जंग शुरू हो गई है। कुछ संतों का मानना है कि यूपी के डिप्टी सीएम ने मदरसों को लेकर आतंकवाद वाली जो थ्योरी दी है वो 100% सही है। इस पर मौलानाओं का क्या तर्क है, आइए वो भी सुनते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है 100% सर्वथा सत्य है। जहाँ पर भी इस तरह के दुराचार और अशांति का माहौल है वहाँ पर मुसलमानों का हाथ सबसे पहले पाया जाता है और जब उसका बैकग्राउंड खंगाला जाता है तो किसी न किसी मदरसे से ही संबंधित वो निकलता है। मदरसों का इतिहास पढ़ें और ये इतिहास उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी भाषा में मौजूद है। भारत की आज़ादी में और तन के गोरों और मन के कालों को 7 समंदर पार भेजने में कलीदी किरदार अदा किया। जबकि ये मदरसे वो हैं, इनको वो तमगा मिलना चाहिए, देश की आज़ादी का अवार्ड इनको दिया जाना चाहिए। जिस वक्त डिप्टी सीएम के बयान से सियासी और मजहबी कलेश हो रहा है, उसी वक्त यूपी कैबिनेट ने मदरसों को लेकर एक बड़ा फैसला भी कर दिया है। यूपी कैबिनेट ने मदरसों की शिक्षा में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद यूपी के मदरसे अब कामिल और फाजिल की डिग्री नहीं दे सकेंगे, क्योंकि यूपी सरकार ने मदरसों के कामिल और फाजिल की डिग्री देने पर रोक लगा दी है। इसका मतलब यह है कि अब यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड सिर्फ 12वीं तक के स्तर की शिक्षा और प्रमाण पत्र ही जारी कर सकेगा। उससे ऊपर की डिग्री देने का अधिकार उसे नहीं होगा।
यूपी सरकार का यह फैसला उस जजमेंट के आधार पर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मदरसे कामिल और फाजिल जैसी औपचारिक उच्च शिक्षा की डिग्रियां नहीं दे सकते, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रेगुलेटरी दायरे में नहीं आते हैं। आपको बता दें, कामिल अरबी, फारसी और इस्लामिक स्टडीज में 3 साल का कोर्स है जिसे मदरसा बोर्ड ने बैचलर्स डिग्री के बराबर मान्यता दी है, जबकि फाजिल को मास्टर्स डिग्री के बराबर माना जाता है। कावड़ वाले कलेश के साथ सत्ता में आगे बढ़ते हैं, जिसमें कई गंभीर सवाल हैं। कानून व्यवस्था का मजाक बनाने वाली चिंता है। सड़क पर सरेआम गुंडागर्दी से आम लोगों को नुकसान वाले तथ्य हैं। आज सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को यूपी के 2 शहर से आए वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें कावड़ यात्रा के नाम पर गुंडागर्दी वाली कहानी है। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। पहली तस्वीर मेरठ की है, जहां कावड़ लेकर जा रहे 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ, पुलिस के सामने मारपीट हुई। वहीं दूसरी तस्वीर लखनऊ की है, जहां मामूली विवाद में स्कूल वैन पर कावड़ यात्रियों ने पत्थर फेंके। उस वक्त स्कूल वैन में कई बच्चे मौजूद थे। ये मेरठ का वायरल वीडियो है। इस वीडियो के हर फ्रेम को देखिए और हंगामा करने वाले ये लोग किस एंगल से शिव भक्त लग रहे हैं। सच्चा शिव भक्त कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। ये लोग बीच सड़क मारपीट कर रहे हैं। इन्हें ना कानून का डर है, ना आम लोगों की परेशानी की चिंता है। इसकी पूरी कहानी भी आइए आपको बता देते हैं। हंगामे की शुरुआत कावड़ियों के 2 गुटों के बीच विवाद से हुई थी। कुछ युवक बाइक से हरिद्वार जल लेने जा रहे थे, जबकि दूसरा गुट कावड़ के साथ सड़क किनारे विश्राम कर रहा था। दावा है कि इसी दौरान बाइक की टक्कर लगने से एक कावड़ खंडित हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी और मारपीट हो गई। थोड़ी देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने बीच बचाव किया और बाइक सवार युवकों को सुरक्षित निकालने के लिए पुलिस की जीप में बैठाया, लेकिन आक्रोशित लोगों ने पुलिस की जीप को घेर लिया। पुलिस वैन में मौजूद युवकों को बाहर निकालकर उन्हें पीटा गया। फोन आ रहा है मेरे फोन मरना अगर तुम्हारा ये चिंता इसलिए बड़ी है क्योंकि हर वर्ष इस तरह के वीडियो, इस तरह के उपद्रवी, इस तरह का हंगामा देखने को मिलता है। ये आस्था के नाम पर एक ऐसा अपराध बनता जा रहा है जिससे पुलिस भी परेशान है। आपको बता दें, यूपी में कावड़ यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए राज्य सरकार, गृह विभाग और यूपी पुलिस की ओर से सख्त गाइडलाइंस दी गई हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर चालान, FIR समेत कानूनी कार्रवाई भी होती है। यहाँ तक कि डीजे, साउंड और संगीत पर कानूनी सीमा भी होती है। लेकिन सच्चाई ऐसे वीडियो के जरिए आपकी आंखों के सामने आ जाती है। इस मामले में भी पुलिस एक्शन मोड में है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें ये क्लेम किया गया है कि गाड़ी से निकालकर कुछ कांवड़ियों द्वारा पुलिसकर्मियों की पिटाई की गई है। यह तथ्य पूर्णतः असत्य है। तथ्य यह है कि गरम धरम होटल जो NH 58 पर थाना दौराला में पड़ता है, वहाँ पर कुछ कांवड़िए सड़क पर अपनी कांवड़ रखकर बैठे हुए थे। वहीं पर बाइक से सोनू तथा उसका साथी हरिद्वार जल लेने जा रहे थे। उनकी बाइक से इन कांवड़ियों की कांवड़ में टक्कर हुई, जिससे कांवड़ खंडित हुई। उसी को लेकर इनके बीच में बहसबाजी हुई तथा हाथापाई हुई। जब सोनू और उसके साथी को जीप में बैठा कर ले जाया जा रहा था, तब कुछ कांवड़ियों द्वारा इनके साथ में मारपीट की गई है। जो यह वीडियो है उसमें वो पुलिसकर्मी नहीं है, जबकि सोनू और उसका साथी है। सेक्टर पुलिस प्रभारी की तरफ से प्रकरण में जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ FIR पंजीकृत की गई है। इनकी बाइक को भी सीज किया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली वीडियो कुंजी यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां कांवड़ियों ने बच्चों से भरी स्कूल वैन पर पत्थर फेंके। इस दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। ये वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। लखनऊ में भी छोटी सी टक्कर के बाद कांवड़ियों ने हंगामा किया। बताया जा रहा है कि बारिश के दौरान स्कूल वैन से कांवड़ियों की टक्कर हुई थी, जिसके बाद कांवड़ियों ने स्कूल वैन में तोड़फोड़ शुरू कर दी, शीशे तोड़ दिए। अच्छी बात यह रही कि किसी बच्चे को इस दौरान चोट नहीं लगी।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत किया। इस मामले में केस भी दर्ज किया गया है। सिर्फ 7 सेकंड में देखिए कांवड़ियों ने कैसे कानून हाथ में लेते हुए बच्चों से भरी बस में तोड़फोड़ की थी। इस वीडियो के आधार पर कांवड़ियों की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि कांवड़ वाली पवित्र आस्था को दूषित करने वाली गुंडागर्दी का लाइसेंस इन्हें किसने दिया? क्या कानून तोड़ने को किसी भी एंगल से शिव भक्ति कहा जा सकता है? से बच्चे बैठे हुए थे और ईटा चला दिया बच्चों के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं शीशा पूरी गाड़ी पीछे से आगे सारी दोनों तरफ से यहाँ पे पथराव कर दिया। और वाले भी आ चुके थे, यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं करी। आप बताइए, यहाँ पर आ चुके थे, मैंने उनसे बोला, कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। कोई कार्रवाई वो नहीं देख कर चुपचाप चले गए। पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। 112 खड़ी थी, 112 खड़ी है और अभी भी खड़ी है, अभी भी खड़ी है। देख सकते हैं कि आप 112 गाड़ी सामने खड़ी हुई है। एक लफ्ज नहीं बोला के बाद भी यहाँ पे कोई भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं। छोटे छोटे बच्चे बैठे उसके अंदर, सब रो रहे हैं। इधर आइए, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। ये गुंडाराज यहाँ का पुलिस वाले सर, सारे बच्चे जो है लेकिन परेशान कितना है भाई। ये देख सकते हैं आप, कांवड़ियों वालों ने यहाँ पे जबरन गाड़ी को रोक के इस पे पथराव भी किया और इसको बुरी तरह से ग्रैच कर दिया। बच्चों के अंदर हमला कर रहे हैं। हम लोग भी हिंदू हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म है तो किसी को परेशान करें। सत्ता में खबरों की जो कुंजियां हम आपके लिए बनाते हैं वो 100% शुद्ध होती हैं। हालांकि खाने पीने की वस्तुओं को लेकर 100% शुद्धता का दावा सही नहीं बैठता। ऐसा ही FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डाबर कंपनी को दिए एक आदेश में कहा है। FSSAI ने डाबर कंपनी को आदेश दिया है कि वो अपने प्रोडक्ट से 100% शुद्ध और 100% ऑर्गेनिक जैसे दावे तुरंत हटा ले। डाबर को यह आदेश कई अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेकर दिया गया है, जिसके मुताबिक कंपनी अब इन पर 100% नेचुरल, 100% शुद्ध और 100% शुद्धता की गारंटी जैसे दावे नहीं कर सकती है। इसके अलावा शहद और सिरका पर 100% ऑर्गेनिक नहीं लिखा जाएगा। पैक्ड नारियल पानी की बोतल पर भी 100% नारियल पानी का दावा नहीं किया जा सकेगा। FSSAI ने कंपनी के जिन प्रोडक्ट्स को लेकर यह आदेश दिया है, हो सकता है उनमें से कई आपके किचन में इस्तेमाल भी हो रहे हों। यह आदेश जिन प्रोडक्ट्स पर लागू होगा उनमें शहद, गाय का घी और सेब का सिरका शामिल है। इसके अलावा वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, नारियल पानी और नारियल दूध को लेकर भी डाबर को ऐसे आदेश दिए गए हैं। यहाँ हम ये ज़रूर बता दें कि FSSAI ने इन प्रोडक्ट्स को ना तो मिलावटी बताया है और ना ही खाने के लिए असुरक्षित कहा है, लेकिन 100% शुद्धता जैसे दावों का शुद्धिकरण करने के लिए ज़रूर कह दिया है। FSSAI के मुताबिक कंपनी की वेबसाइट पर भ्रामक दावों वाले कुछ प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। आदेश के मुताबिक 100% क्लेम का इस्तेमाल नियमों का उल्लंघन करता है। 100% प्योर या 100% नेचुरल जैसे दावे पूरी तरह अस्पष्ट हैं, जिन्हें साबित नहीं किया जा सकता। किसी कंपनी के ऐसे दावे ग्राहकों को गुमराह कर सकते हैं। डाबर के हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर सिरका और ऑर्गेनिक हनी का दावों पर भी सवाल है। FSSAI के मुताबिक उसकी ऑर्गेनिक अप्रूवल के बिना कंपनी ने जैविक भारत का लोगो इस्तेमाल किया। डाबर होममेड कोकोनट मिल्क को 100% शुद्धता के दावे के साथ बेचा जा रहा था, जबकि नियमों के मुताबिक कंपाउंड खाद्य पदार्थों को 100% शुद्धता के दावे के साथ बेचा नहीं जा सकता। FSSAI ने यह भी बताया कि डाबर कंपनी को ऐसे दावों को लेकर पहले भी नोटिस दिया गया था, लेकिन कंपनी ने इसको लेकर कोई सुधार नहीं किया। नए आदेश के मुताबिक कंपनी को भ्रामक दावा करने वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री तुरंत रोकनी होगी। साथ ही कंपनी को 15 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया गया है। FSSAI के इस आदेश के बाद डाबर इंडिया ने भी अपना पक्ष रखा है, जिसमें कंपनी ने बताया कि डाबर अपने उत्पादों की शुद्धता और गुणवत्ता बनाए रखने पर पूरी तरह कायम है। कंपनी ने कभी कोई ऐसा भ्रामक या गलत दावा नहीं किया जो उपभोक्ताओं को गुमराह करे। कंपनी के मुताबिक FSSAI का नोटिस सिर्फ प्रोडक्ट्स के लेबल पर लिखे शब्दों को लेकर है, उनकी क्वालिटी और शुद्धता पर नहीं। डाबर ने माना कि FSSAI के आदेश के बाद 100% जैसे दावे लेबल से हटाए जा रहे हैं। साथ ही कंपनी ने यह भी कहा कि इस मामले में कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। यहाँ यह जानना भी जरूरी है कि किसी प्रोडक्ट को लेकर किए जाने वाले दावों पर नियम क्या कहते हैं। FSSAI के नियमों के मुताबिक
कंपनी सिर्फ वही दावा करे जिसे वैज्ञानिक तौर पर जांच में साबित किया जा सके। कोई भी दावा साफ, सही और स्पष्ट जानकारी देने वाला होना चाहिए। गलतफहमी पैदा करने के लिए 100% शुद्ध जैसे दावे ना हो, क्योंकि नियमों में 100% शुद्ध की कोई परिभाषा नहीं है। इसलिए FSSAI ने इससे पहले भी ऐसे दावे न करने के लिए कहा था। जिसमें आज खबर दक्षिण भारत में द्विअर्थी संवाद के कारण हुई एक बड़ी गिरफ्तारी से जुड़ी है। DMK के बड़े नेता और तमिलनाडु विधानसभा में नेता विपक्ष उदयनिधि स्टालिन को आज गिरफ्तार कर लिया गया। उदयनिधि स्टालिन पर CM जोसेफ विजय की मित्र और अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप है। दरअसल कल 3 अगस्त को तमिलनाडु के तंजवूर में कावेरी नदी के पानी के बंटवारे के खिलाफ DMK की एक रैली थी। इसमें उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी हासिल करने में सरकार को नाकाम बताया। आरोप है कि इस रैली में उन्होंने अपने भाषण के दौरान CM विजय और एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी। उदयनिधि कावेरी पानी के बंटवारे के मुद्दे पर बोल रहे थे, तभी उदयनिधि ने एक द्विअर्थी बात कही, जिसके बाद अचानक भीड़ से त्रिशा त्रिशा की आवाज आने लगी। इस पर उदयनिधि ने एक सोची समझी मुस्कान के साथ कहा कि वो तो कावेरी की बात कह रहे थे, जिसके बाद उनके इस बयान पर हंगामा मच गया। उन्होंने क्या कहा था वो सुनिए, फिर इस खबर को अगले स्टेज पर ले चलेंगे। ஆனா இன்னைக்கு ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட வரல. ஆனா இத பத்தி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் வாயை திறந்து பேசுறாரா? பேச மாட்டேங்கிறார். அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே கவலை என்ன? திமுக மேல என்ன பொய் வழக்கு போடலாம், என்ன பொய் கேஸ் போடலாம். எங்க தண்ணி வருதோ இல்ல அங்க தண்ணி வரணும். காவிரி சொன்ன CM विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी TB के उदयनिधि के बयान से काफी नाराज हुई। उन्होंने उदयनिधि को महिला विरोधी बताया और उनकी आलोचना की। इसके साथ तंजवूर में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एक FIR भी दर्ज की गई, जिसके बाद आज पुलिस ने सुबह उदयनिधि स्टालिन को उनके घर से हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के क्रम में तमिलनाडु पुलिस और DMK की कानून टीम के बीच जबरदस्त ड्रामा चला, लेकिन काफी कोशिश के बाद उदयनिधि को गिरफ्तार किया गया। उदयनिधि ने मद्रास हाईकोर्ट में इस गिरफ्तारी को चुनौती दी है। इस सब के बीच बयानों वाली राजनीति हो रही है। TV के नेता आदव अर्जुन ने उदयनिधि को अश्लील निधि कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि उदयनिधि ने अपनी बातों से राजनीतिक बातचीत का स्तर गिराया और महिलाओं का अपमान किया। DMK सांसद और उदयनिधि स्टालिन की बुआ कनिमोई करुणानिधि ने कहा कि अगर सरकार विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन से व्यक्तिगत तौर पर बदला लेना चाहती है तो वो केस दर्ज करे, अदालत को अपना फैसला सुनाने दे। उन्होंने ये भी कहा कि इस सरकार में एक विपक्षी पार्टी के तौर पर DMK का सामना करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। उदयनिधि ने भी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूं, मैंने विजय के अलावा किसी का नाम नहीं लिया। हालांकि इस गिरफ्तारी के बाद DMK समर्थकों और पुलिस के बीच कई जगह पर झड़प हुई, जिससे राजनीतिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। What was my statement? I didn't name anybody. I didn't talk in any bad taste. Yeah, I'm ready to face the consequences. I'm not afraid of all these arrests and all. We are ready to face the consequences. I don't think they have so much brain. These people are just a bunch of idiots. So I will face the consequence. He has not used any derogatory remark on anybody. It is all false. Or some foolish people have created like this. He has not said anything. These are all unnecessary distractions from serious issues. The serious issue is the demand for water in the Kaveri by Tamil Nadu and the implementation of the Kaveri Management Board. DMK leaders, especially Stalin, the senior Stalin, doesn't have any respect to the women, making derogatory remarks, abusing language, foul language, is not acceptable. The Bharatiya Janata Party condemns this kind of statements.
उदयनिधि स्टालिन अपने बयानों को लेकर पहले भी विवादों में रहे हैं। कभी उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से कर दी थी, तो कभी कहा कि सनातन को खत्म करना होगा, जिस पर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। इसके अलावा हिंदी और केंद्र की भाषा नीति पर उनके बयान भी कई बार विवादों में रहे हैं। NEET यानी नीट परीक्षा को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर लगातार तीखे हमले किए। यानी उदयनिधि के लिए विवादित बयान देना कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये उनकी राजनीति का एक चर्चित हिस्सा बन चुका है। उदयनिधि स्टालिन सत्ता की वर्कशॉप के मेहमान रह चुके हैं। तब हमने इतनी ढीली जुबान को वैचारिक रूप से कसा था, रिपेयर किया था, लेकिन एक बार ऐसे बयान देने की लत लग जाए तो फिर यह सिलसिला रुकता नहीं है। उदयनिधि के साथ ऐसा ही हो रहा है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव जीतने या विरोधियों पर हमला करने तक सीमित नहीं होती। उनसे ये भी अपेक्षा की जाती है कि वो सार्वजनिक जीवन की गरिमा बनाए रखें। खासकर महिलाओं के सम्मान से जुड़े मामलों में उनके शब्द संयमित, संवेदनशील और जिम्मेदार होने चाहिए, क्योंकि नेता केवल अपने समर्थकों से नहीं बल्कि पूरे समाज से संवाद करते हैं। उनके बयान सामाजिक व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन महिलाओं के सम्मान, शालीन भाषा और सार्वजनिक मर्यादा जैसे विषय ऐसे हैं जिन पर किसी भी दल या नेता के लिए समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब उस मुद्दे की बात जो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक ट्रेंड कर रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर आज संसद के दोनों सदनों और यूपी विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। इस हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में तो काम नहीं हो पाया, लेकिन यूपी सरकार ने सप्लीमेंट्री बजट पेश कर दिया। हमने दिल्ली से लखनऊ तक ट्रेंड कर रहे राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सत्ता की विशेष कुंजी तैयार की है, जिसकी शुरुआत दिल्ली से करते हैं। दिल्ली में आज भी संसद नहीं चली, दोनों सदनों में हंगामा हुआ। आज लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 19 मिनट चल पाई, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही दिन में 2 बार स्थगित हुई। 11 बजे कार्यवाही शुरू होने के आधे घंटे के भीतर स्थगित भी हो गई। दोपहर 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, लेकिन 20 मिनट ही चल पाई। दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई और फिर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। वैसे राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में राज्यसभा में नोकझोंक भी हुई। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच बहस हुई। खड़गे ने कहा कि चढ़ावा चोरी इस मामले में सरकार को सदन में जवाब देना चाहिए। इस पर किरेन रिजिजू ने कहा, विपक्ष पहले भगवान राम का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगे, फिर सरकार से जवाब मांगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस प्रक्रिया का चेहरा बने। ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं, तो दूसरा का बात सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं। सर, आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। ये हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। आप माफी मांगो, देश के लोगों से माफी मांगो और आप जो काम कर रहे हैं देश के हित में नहीं, वो सिर्फ लोगों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसके लिए पहले माफी मांगो।
सदन के अंदर तो हंगामा हुआ, लेकिन बाहर सांसदों ने खुलकर अपनी बात कही। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को हंगामे के लिए जिम्मेदार ठहराया, तो सत्ता पक्ष ने ये जिम्मेदारी विपक्ष के कंधों पर रख दी। इस सब के बीच कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव समेत दूसरे सांसदों ने दान पेटी लेकर संसद परिसर में धरना दिया, जबकि तमिलनाडु के डीएम के सांसदों ने कावेरी जल विवाद को लेकर संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। जबकि सत्ता पक्ष के सांसदों ने आज एनडीए के मंगल मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसमें पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह सहित एनडीए नेता और सांसद शामिल हुए। विपक्ष जानबूझ करके सदन को में हंगामा कर रहे, रोज सदन में आने के बजाय सदन शुरू होने के पहले विपक्ष बाहर प्रदर्शन कर रहा है। ये सोची समझी नियोजित उनकी रणनीति है और उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। उत्तर प्रदेश के आने वाले असेंबली के चुनाव का एजेंडा यहाँ से सेट करना चाहते हैं, लेकिन ये एजेंडा यहाँ से सेट नहीं होने वाला है। हाउस चलाने की जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल की है। अमित शाह को सदन में आके पैलेट गन्स पे जवाब देने क्यों घबरा रहे हैं, डर क्यों रहे हैं, किस बात से डर रहे हैं? अगर ये सीरियस हैं, गंभीर हैं अपने बिल पास कराने के लिए, सदन चलाने के लिए, तो आ जाएं, नौजवानों की बात का जवाब दें। पूरे देश के लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है और कहीं ना कहीं जो ये चोरी हुई है, दान पात्र की चोरी, धातुओं की चोरी, चंदा की चोरी, तो ये कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ हर आम लोगों में आक्रोश है इस बात का और हम चाहते हैं कि सदन में इस पर चर्चा हो, लेकिन सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती है। सदन में चर्चा होगी तो बहुत अच्छे विधेयक, कानून जो जनता के हित में होते हैं वो पास ना हो, यही विपक्ष चाहता है। हंगामा यूपी विधानसभा में भी हुआ, लेकिन हंगामे के बीच यूपी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया। योगी सरकार ने करीब 59,000 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया। सीएम योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा में भाषण भी दे रहे थे, लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के हंगामे के कारण भाषण पूरा नहीं हो पाया और सदन को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की और समाजवादी पार्टी पर खूब हमले किए। कार्रवाई को विरोध करना, जब सदन में विधायी कार्य हो या अनुपूरक बजट से जुड़े हुए प्रस्तावों को एक पर भी विरोधी दल के लोगों ने कोई रुचि नहीं ली, बल्कि अनावश्यक मुद्दों को उठा करके सदन के बहुमूल्य समय को ये लोग नष्ट करना चाहते हैं। सदन की कार्रवाई को विरोध करना, प्ले कार्ड लहराना, अध्यक्ष पीठ की अवमानना करते हुए जो अपमानजनक व्यवहार सदन के अंदर समाजवादी पार्टी का था, वो अत्यंत निंदनीय है और शर्मनाक भी। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना इस समाजवादी पार्टी का शौक और सगल है। चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी और बजट की लूट जो ये सरकार कर रही है, तो हम इसका डट करके विरोध करेंगे। चर्चा नहीं देते, जवाब नहीं देते, केवल तानाशाही के बल पर, तो ये समाजवादी पार्टी इनका नहीं चलने देगी। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है। जरा रसीद लेकर आ जाओ, जितने खड़े हो यहाँ पे एक आध आदमी रसीद लेकर आ जाए। समाजवादी पार्टी के तर्क से तय हो गया, इनको लोकतांत्रिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है।